नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस लेक्चर में मैं बात करूंगा थॉमस हॉब्स के राजनीतिक चिंतन के बारे में और अंत में हम समझेंगे कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में थॉमस हॉब्स का क्या महत्व है। तो थॉमस हॉब्स का जन्म वर्ष 1588 में इंग्लैंड में हुआ था और उसके चिंतन पर इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। वर्ष 1642 में इंग्लैंड में एक क्रांति आरंभ हुई, जिसे हम प्यूरिटन क्रांति कहते हैं। वास्तव में यह क्रांति सम्राट के समर्थकों और संसद के समर्थकों के बीच हुई। उसके पीछे का मूल कारण यह था कि तत्कालीन सम्राट चार्ल्स प्रथम निरंतर तमाम तरह के करों को बढ़ाता जा रहा था, टैक्स बढ़ाता जा रहा था, और यदि कोई व्यक्ति टैक्स अदा नहीं कर पाता था तो बिना मुकदमे के उसको दंडित करता था, जिसका संसद निरंतर विरोध करती थी। संसद चाहती थी कि सम्राट कोई भी कार्य संसद की सहमति से करे। तो संसद के समर्थक संसद की सर्वोच्चता की बात करते थे, जबकि सम्राट का मानना था या सम्राट के समर्थकों को मानना था कि शासन क्षेत्र में सम्राट ही सर्वश्रेष्ठ है, उसको किसी प्रकार की किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप संसद ने सम्राट पर अभियोग चला करके उसे फांसी की सजा सुना दी और 1649 में सम्राट चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। उसकी फांसी के बाद, मृत्युदंड के बाद में सारे इंग्लैंड में चारों ओर क्रांति और अराजकता फैल गई। ऐसा माना जाता है कि इस क्रांति में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और अराजकता का मूल कारण था संसद और सम्राट के समर्थकों के बीच टकराव। थॉमस हॉब्स भी कहीं ना कहीं सम्राट को समर्थन करता था। थॉमस हॉब्स का मानना था कि शासन के क्षेत्र में सम्राट की शक्तियां निरंकुश होती हैं और एक सशक्त शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए, यानी शक्तिशाली शासन स्थापित करने के लिए सम्राट को निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। उस शक्तियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और थॉमस हॉब्स ने एक पुस्तक लिखी, द डायलॉग्स ऑफ सिविल वार, यानी द डायलॉग्स ऑफ सिविल वार में थॉमस हॉब्स ने क्रांति का जिम्मेदार संसद के समर्थकों को ठहराया, क्योंकि ऐसा मानना था कि सम्राट की शक्तियों को, उसकी अथॉरिटी को, सत्ता को वो चुनौती दे रहे हैं। खैर, तो अगर हम थॉमस हॉब्स के चिंतन की बात करते हैं तो उसके चिंतन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियों पर पड़ा। दूसरा, उसके चिंतन प्रभाव हमको इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो के चिंतन का दिखाई पड़ता है और फ्रांस के दार्शनिक देकार्ते का भाव भी उसके चिंतन पर देखने को मिलता है। थॉमस हॉब्स ने अपने चिंतन में जो अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है, उस पद्धति का नाम है वैज्ञानिक भौतिकवाद। कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स को प्रथम आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि थॉमस हॉब्स पहला विचारक था, पहला दार्शनिक था जिसने राजनीतिक चिंतन का आधार वैज्ञानिक और भौतिकवाद को बनाया। वो कहता था कि जो भी दृश्यगत है, जो भी दिखता है, जो भी वस्तु जगत, वही वास्तविकता है। वो आध्यात्मिक जगत में विश्वास नहीं करता था और हर सामाजिक घटना के पीछे वो कार्य और कारण को परस्पर जोड़कर उसकी व्याख्या करता था। यदि हम उसकी अध्ययन पद्धति की बात करते हैं, जो कि वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति है, तो आप देखते हैं कि वो सबसे पहले मानव स्वभाव की व्याख्या करता है, फिर सामाजिक घटनाओं की, समस्याओं की व्याख्या करता है। तो थॉमस हॉब्स ने राजनीतिक चिंतन का जो आधार है उसको पूर्णतः बदल दिया। इसीलिए हम थॉमस हॉब्स को कहते हैं प्रथम आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक। और चूँकि उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है, तो थॉमस हॉब्स पहला विचारक था जिसने दैवीय सिद्धांत के
विरुद्ध दैवी सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए ये बताया कि सत्ता का आधार ईश्वर नहीं बल्कि लोगों की सहमति है, एक समझौता है। और ये बात करते हुए बताते हुए उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर हम टॉमस हॉब्स की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में बात करें, उसकी रचनाओं के बारे में बात करें, तो टॉमस हॉब्स की प्रमुख रचनाओं में आप सबसे देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ वार सबसे पहली पुस्तक उसकी है, जिसका प्रकाशन 1650 ईस्वी में हुआ था। हालांकि उसने इस पुस्तक को 1640 में लिख दिया था, लेकिन विवादों के कारण इसका प्रकाशन 1650 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखते हैं तो डी सीवे, जिसका प्रकाशन 1642 में हुआ। लेवियाथन, जो कि टॉमस हॉब्स की सबसे प्रमुख पुस्तक है। फिर डी कारपोरे। तो टॉमस हॉब्स ने कई प्रकार पुस्तकों की रचना की, लेकिन उन सारी पुस्तकों में जो उसकी लेवियाथन है वो सबसे प्रमुख पुस्तक है। लेवियाथन में ही उसने अपने संपूर्ण राजनीतिक विचारों का या संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का विस्तार से विश्लेषण किया है। और लेवियाथन में ही उसने एक निरंकुश राजसत्ता का शासन का समर्थन किया है। अगर आप लेवियाथन के कवर चित्र को देखेंगे, कवर पेज को देखेंगे, तो देखेंगे उसने सम्राट के हाथों में, एक हाथ में तलवार रख दिया है और एक हाथ में धर्मदंड है। तो टॉमस हॉब्स ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि शासक या सम्राट या राजा न केवल सांसारिक क्षेत्र में यानी शासन के क्षेत्र में, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ सत्ता धारित करता है। और सांसारिक क्षेत्र के साथ साथ कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सर्वशक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली है और निरंकुश है। यही कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि टॉमस हॉब्स की आलोचना का आधार भी है, क्योंकि वो अपने चिंतन के माध्यम से कहीं ना कहीं सम्राट की शासन की निरंकुशता का समर्थन करता है। लेकिन अगर उसके पीछे कारण देखें तो उसका कारण है कहीं ना कहीं मानव स्वभाव। तो टॉमस हॉब्स के अगर हम चिंतन की बात करते हैं, उसके विचारों की बात करते हैं, तो टॉमस हॉब्स का जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि टॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है और टॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत क्यों दिया। टॉमस हॉब्स कहता है कि मनुष्य एक स्वार्थी व्यक्ति है। मनुष्य सदैव आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, यानी हमेशा मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है और यही उसकी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं समाज में अराजकता को जन्म देती है, समस्याओं को जन्म देती है। और यही समस्या को समाप्त करने के लिए, इसी अराजकता को समाप्त करने के लिए लोगों ने सामाजिक समझौता किया और एक राज्य की स्थापना की, ताकि समाज से अराजकता और क्रांति को, अव्यवस्था को समाप्त करके एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। तो ये उसने सामाजिक समझौते की बात की है। लेकिन सामाजिक समझौते की व्याख्या किस प्रकार से करता है? सबसे पहले वो मानव स्वभाव की बात करता है कि मानव स्वभाव क्या है, फिर प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, फिर समझौते के कारण की बात करता है और अंत में कहता है समझौते के बाद किस प्रकार की संप्रभुता का या राज्य का निर्माण होता है। तो आइए समझते हैं टॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। जब हम टॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले टॉमस हॉब्स मानव स्वभाव की व्याख्या करता है। टॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा कि मनुष्य एक स्वार्थी, हिंसक, दुष्ट, एकाकी तथा असामाजिक प्राणी है। यानी मनुष्य में किंचित मात्र भी अच्छाइयाँ नहीं हैं। वो हमेशा अपने स्वार्थ में लगा रहता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जिस चीज़ से उसको आनंद प्राप्त होती है हर वो कार्य करता है। और यही कहीं ना कहीं मनुष्य की दुष्टता का, उसके बुरे व्यवहार का एक कारण है। तो टॉमस हॉब्स जब कहता है मनुष्य का व्यवहार ऐसा है, एक हिंसक व्यवहार है, एक पशुतुल्य है, पशुवत है और झगड़ालू है, तो अगर ऐसा मानव स्वभाव होगा, टॉमस हॉब्स कहता है, फिर जहाँ मनुष्य रहता है वैसे उसकी व्यवस्था कैसी होगी? अगर मनुष्य का स्वभाव इतना हिंसक है, इतना पशुवत है और इतना कहीं ना कहीं असामाजिक है, अनसोशल है, तो जिस समाज में रहता होगा, जिस स्थान रहता होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? तो टॉमस हॉब्स कहता है जो कि मानव का स्वभाव इतना नकारात्मक है, इतना गलत है, इतना हिंसक है, दुष्ट है कि जहाँ पर भी रहता है अराजकता फैला के रहता है, हिंसा फैला के रहता है।
और यही कारण कहता कि प्राकृतिक अवस्था में अराजकता की अवस्था थी, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम लागू था, यानी माइट इज राइट का नियम लागू था। और मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय अर्थात हर शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को मारता था, पीटता था, उसकी जान ले लेता था। जैसे कि तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार का कोई भी कानून, कोई भी न्याय, कोई भी विधि कानून, कोई भी शासन सत्ता नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक नियम के आधार पर चलता था। हर किसी के पास प्राकृतिक अधिकार था। क्या अधिकार था? हर व्यक्ति को अपने प्राणों को सुरक्षित करने का, यानी हर व्यक्ति के पास आत्मरक्षा का अधिकार था। और अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को मारने पीटने से हिचकिचाता नहीं था। किसी को भी मार देता था, किसी को पीट देता था, तो किसी को क्षत पहुंचा देता था। तो यही कारण है कहीं ना कहीं प्राकृतिक अवस्था की अराजकता का, जहाँ पर कोई न्याय अन्याय नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई समाज नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में कोई समाज नहीं था, क्योंकि समाज की सबसे पहली आवश्यकता होती है कि लोगों के बीच संबंध। लेकिन प्राकृतिक अवस्था मनुष्य क्या था? एकाकी था, एलोन था। उसका ना तो कोई दोस्त था, ना कोई परिवार का सदस्य था, कोई भी मित्र नहीं था, कोई भी उसका हितैषी नहीं था। हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अलग अलग रहता था, अपने उद्देश्यों को पूर्ति में लगा रहता था, स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता था। जिसका कारण था कि मनुष्य वहाँ पर एकाकी था, तो वहाँ पर कोई समाज नहीं था। तो इसी प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए सबने मिलकर के, यानी लोगों ने मिलकर के समझौता किया। तो समझौते का कारण क्या है? समझौते का मूल कारण क्या था कि प्राकृतिक अवस्था की समस्याओं को, असुविधाओं को, अराजकता को, जो कि हिंसक अवस्था थी। कैसी अवस्था थी? ऐसी अवस्था जिसमें सबके विरुद्ध युद्ध था। यानी कहता भी है कि स्टेट ऑफ नेचर वाज द स्टेट ऑफ वार अगेंस्ट एवरीवन। एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हर कोई एक दूसरे का दुश्मन था, कोई किसी का मित्र नहीं था, सब शत्रु थे दूसरे के, और मनुष्य बहुत भय में रहता था। उसने कहा भी है कि मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक मैं और मेरा भय। तो टॉमस साफ चूँकि तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत प्रभावित था, इसलिए बहुत भयभीत रहता था। तो उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में कोई मनुष्य चैन से सो नहीं पाता था। उसे डर था कि यदि मैं सो जाऊंगा तो दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं आके मार देगा, उसके प्राण ले लेगा। तो ये स्थिति सभी के साथ थी। इसी अवस्था को अंत करने के लिए लोगों ने मिलकर के आपस में एक समझौता किया, और समझौते के बाद राज नामक संस्था का उदय हुआ, समाज का उदय हुआ, कानून का उदय हुआ, और न्याय की व्यवस्था का भी उदय हुआ। तो समझौता होता कैसे है, किसके बीच में होता है? तो जब बात करता है समझौते की प्रक्रिया के बारे में, टॉमस हॉब्स बताता है कि प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को अंत करने के लिए लोग एक स्थान पर एकत्र होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के पास जो एक अधिकार था, कौन सा अधिकार था? अपने ऊपर स्वशासन का अधिकार। अर्थात हर व्यक्ति अपने ऊपर शासन स्वयं करता था, किसी दूसरे व्यक्ति का नियंत्रण दूसरे व्यक्ति पर नहीं था। हर व्यक्ति अपनी मर्जी का, अपने अधिकार का स्वयं स्वामी था। तो यही स्थिति, कहीं ना कहीं यही जो कारण था समाज में अराजकता का। तो समझौते में क्या होता है? समझौते की प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति, यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वशासन का अधिकार, यानी हम जो अपने ऊपर स्वयं शासन करते हैं, ये अपना अधिकार हम उस शासक को, उस महामानव को या लेविएथन को सौंप देंगे, इस शर्त पर कि आप भी, यानी समाज के अन्य लोग भी अपना स्वशासन का अधिकार उस महामानव को सौंप देंगे। और जब समाज के सभी लोग अपने ऊपर स्वशासन का अधिकार उस महामानव को, यानी लेवियाथन को या शासक को सौंप देते हैं, तब एक राज सत्ता का निर्माण होता है और राज्य का उदय होता है। तो अगर आप टॉमस हॉब्स के समझौते की प्रक्रिया को देखें तो कहता है कि टॉमस हॉब्स जो समझौता हुआ, उस सामाजिक समझौता में केवल सारे समाज ने भाग लिया, जो शासक है उस समझौते का पार्ट या समझौते का अंग नहीं है, क्योंकि सभी लोग उसको अपने अधिकार सौंपते हैं, उससे कुछ प्राप्त नहीं करते। तो समझौता किसके मध्य होता है? केवल लोगों के मध्य होता है, न कि उस शासक और लोगों के मध्य होता है। तो इस प्रकार समझौते के बाद में फिर शासन का उदय होता है, समाज का उदय होता है, कानून का उदय होता है, न्याय का उदय होता है, और प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो जाती है। यानी सामयिक समझौते के बाद
प्राकृतिक अवस्था से लोग राज्य में प्रवेश कर लेते हैं और प्राकृतिक अवस्था की जो समस्याएं थी, अराजकता थी, असुविधाएं थी, वो समाप्त हो जाती हैं और राज्य में सब प्रवेश कर लेते हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो टॉमस हॉब्स के समझौते का जो मूल कारण है वो है प्राकृतिक अवस्था की समस्याओं को दूर करना। और प्राकृतिक अवस्था में समस्याएं क्यों थी, कैसी थी या क्यों थी? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बहुत बुरा था, वो हिंसक था, झगड़ालू था, पापी था, स्वार्थी था। इसीलिए प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी और उसी अवस्था को अंत करने के लिए सभी लोग मिलकर के आपस में सामाजिक समझौता करते हैं। तो ये समझ में आपको आया होगा कि सामाजिक समझौता क्यों होता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो सामाजिक समझौते के बाद जो राज्य का उदय होता है वो एक प्रकार से निरंकुश राज्य होता है। आप देखेंगे कि टॉमस हॉब्स ने जिस संप्रभुता की बात की है वो निरंकुश है, यानी वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है, यानी शासक वर्ग के पास असीमित शक्तियाँ हैं, निरंकुश शक्तियाँ हैं। वो किसी को भी किसी भी प्रकार से दंडित करने का अधिकार रखता है और उसके ऊपर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं है। हॉब्स ये भी कहता है कि एक बार समझौता होने के बाद वो समझौता रद्द नहीं हो सकता। तो कई बार इसकी आलोचना भी करते हैं। टॉमस हॉब्स ने समझौते के माध्यम से एक निरंकुश सत्ता का सृजन किया, निरंकुश सत्ता की स्थापना की है या निरंकुशता का समर्थन करता है। लेकिन उसकी निरंकुशता का समर्थन जो करता है उसके पीछे उसके कारण ये है, उद्देश्य ये है कि समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना की जा सके। क्योंकि मनुष्य बहुत हिंसक है, जब तक उसके साथ हम बल का प्रयोग, हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम समाज में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। तो ये है टॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। एक प्रश्न और कई बार उठता है कि टॉमस हॉब्स निरंकुशतावादी विचारक है या व्यक्तिवादी है। तो आप देखते हैं कि टॉमस हॉब्स के चिंतन में निरंकुशतावादी तत्व भी पाए जाते हैं और व्यक्तिवादी तत्व भी पाए जाते हैं। निरंकुशतावादी तत्व कौन से हैं? निरंकुशतावादी तत्वों की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वो अपने शासक को निरंकुश अधिकार देता है, असीमित अधिकार देता है और कहता है कि शासक ही युद्ध और शांति का निर्णायक होगा, शासक ही न्याय का स्रोत होगा, शासक ही कानून का स्रोत होगा, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं अपने समझौते के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से और निरंकुशता का समर्थन करता है, यानी एक निरंकुश राजसत्ता का समर्थन करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आप देखते हैं उसके दूसरे पक्ष को, तो उसके चिंतन में हमको बहुत सारे व्यक्तिवादी तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। यानी राज्य के बजाय उसने व्यक्ति के हितों को, उसके कल्याण को भी महत्व दिया है। जैसे कहता है कि राज्य तो एक साधन है। जैसे समझौता हुआ, समझौते के बाद राज्य की स्थापना हुई, तो उसका समझौते का उद्देश्य क्या है? एक राज्य की स्थापना करना। राज्य की स्थापना एक साधन के रूप में होती है जिसका उद्देश्य है समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करना। तो राज्य एक साधन है, न कि साध्य। साध्य क्या है? लोगों का कल्याण, लोगों का हित, समाज का हित। तो यहाँ पर आप देखते हैं राज्य या समाज गौण है, लोगों का हित या व्यक्तियों का हित प्रमुख है। दूसरा कहता है कि राज्य तो एक कृत्रिम संस्था है, मैन मेड इंस्टीट्यूशन, एक आर्टिफिशियल है, लोगों ने बनाया है। तो किसने बनाया? लोगों ने बनाया। तो लोगों ने राज्य की स्थापना की समझौते के माध्यम से, तो राज्य उनसे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि टॉमस हॉब्स के चिंतन में निरंकुशतावादी तत्व तो हैं ही हैं, साथ ही साथ व्यक्तिवादी तत्व भी हैं। और निरंकुशता का समर्थन इसीलिए करता ताकि व्यक्ति के हितों की रक्षा की जा सके। तो ये दोनों पक्ष उसके चिंतन में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम अंत में बात करें कि टॉमस हॉब्स के चिंतन का महत्व या टॉमस हॉब्स का क्या योगदान है राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में, तो टॉमस हॉब्स पहला विचारक है जिसने राजनीतिक चिंतन के आधार को एक नवीनता प्रदान की। अर्थात जो चिंतन अभी तक दैवी हुआ करता था, डिवाइन बेस्ड था और कहीं ना कहीं आध्यात्मिक या कल्पनावादी था, उसको उसने यथार्थवाद प्रदान किया, उसको एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और राजनीतिक चिंतन के आधार को एक नई दिशा प्रदान की। इसलिए कहा जाता है कि टॉमस हॉब्स का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन वैज्ञानिकता, तार्किकता तथा कहीं ना कहीं आप देखते हैं बुद्धिवाद पर आधारित है। यानी उसने उसी चीज़ को स्वीकार किया जो वास्तविक है, उसने ऐसी चीज़ स्वीकार नहीं किया जो केवल काल्पनिक है।
उसकी जो अध्ययन पद्धति है आप देखते हैं, जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है, उसमें उसने कार्य कारण की बात करते हुए हर चीज़ का जो विश्लेषण है, हर घटना का विश्लेषण है, वैज्ञानिकता के आधार पर और वास्तविकता के आधार पर किया। उसने कल्पनाओं को बिल्कुल स्थान नहीं दिया। दूसरा आप देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने सबसे पहले सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके पूर्व किसी विचारक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो हॉब्स पहला विचारक है जिसने दैवी सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए, उसकी आलोचना करते हुए सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या की और कहा कि राज्य और शासन का आधार ईश्वरीय कानून नहीं, देवता नहीं, बल्कि लोगों की इच्छा है, लोगों की सहमति है, जिसके आधार पर लोग राज्य की स्थापना करते हैं सामाजिक समझौता के माध्यम से। तो थॉमस हॉब्स के बारे में संक्षेप में ये लेक्चर था। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।